हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल सुरक्षित होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात सिचुएशन ये है कि आज के दिन हमारा एक दोस्त जिससे हमारा बहुत पुराने रोटी बेटी के संबंध हैं, हालात इस तरीके के हैं कि वो हमसे कुछ नाराज़ चल रहा है और नाराज़ इस हद तक चल रहा है कि हमारे को लगने लग गया कि उसकी नीयत में इस टाइम खोट आ चुका है। इस खोट को समझने से पहले या फिर ये खोट किस वजह से आया है, उसके लिए अगर एक शब्द इस्तेमाल किया जाए, अपॉर्चुनिज्म। उस अपॉर्चुनिज्म का मतलब है अवसरवादिता। इस अवसरवादिता से आप क्या समझते हैं, इसे आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि इस अवसरवादिता का अर्थ क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये नेपाल ये अवसरवादी सच में है या फिर दूसरे किसी देश के हाथ का खिलौना इस तरीके से बना हुआ है, दूसरे किसी देश के हाथ का खिलौना इस तरीके से बना हुआ है कि हद से ज़्यादा। सबसे पहले नेपाल और भारत के ऐतिहासिक संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो वो संबंध कितने पुराने हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जब आप भगवान राम और सीता के बारे में पढ़ते हैं तो भगवान राम जो अयोध्या से जाते हैं जनकपुर जाकर सीता माता से शादी की जाती है। यानी हमारे नेपाल से उस समय के संबंध हैं जब हमारे आराध्य देव इस धरती पर अवतार बनकर आए थे और इस धरती पर घूम रहे थे, गमन कर रहे थे। उस समय के इतने पुराने रिलेशंस अगर हमारे किसी देश के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना रिलेशन है। ये तो हो गया हिस्टोरिकल। इसके बाद अगर आप जाने कि हमारे यहाँ इनके साथ रिलीजियस लेवल पर कितने पुराने संबंध हैं, धार्मिक तौर पर किस तरीके के संबंध हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पशुपतिनाथ धाम और जनकपुर धाम, इन दोनों की अगर हम यात्रा नहीं करते तो हिंदू धर्म थोड़ा अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म के बारे में ये कहा जाएगा कि ये काफ़ी हद तक अधूरा रह गया क्योंकि हमने इनकी यात्रा नहीं की। इस तरीके से हम धार्मिक तौर पर यहाँ को रिलीजियनिस्ट लोग रहते हैं। को रिलीजन हमारा यहाँ है, हमारा और इनका लगभग एक ही धर्म है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर हमारे इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की मैच्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज़ों ने भी इस देश के साथ संबंध रखे और अंग्रेज़ों के बाद भारत सरकार से भी इनके संबंध, चाहे पहले वो राज परिवार था और इस राज परिवार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, और चाहे उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ जाएं, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ भी हमारे संबंध इतने बढ़िया थे कि कुछ कहने की हद नहीं। यहाँ थोड़ा सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा चेंज हमारी सरकारों में, ये नेपाल की सरकार में ये आया कि अभी तक जो राज परिवार भारत के ऊपर पूरा भरोसा करता था, अब इस नेपाल के अंदर पॉलिसी चेंज ये आया कि अब यहाँ पर पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन टू पावर्स ये अपनाई गई और ये कहा गया कि वाई टू डिपेंड ओनली ऑन इंडिया। नेपाल की पॉलिसी में बैलेंसिंग बिटवीन टू पावर्स यानी दो शक्तियों के बीच में बैलेंस रखने की बात की गई, दो शक्तियों के बीच में संतुलन की बात की गई, और ये कहा गया कि वाई टू रिमेन डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल कंट्री। भाई, सिर्फ एक देश के ऊपर ही क्यों भरोसा किया जाए, दो देशों से बराबरी के तौर पर बात की जाए। और यही एक कारण था कि यहाँ पर नेपाल ने कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया से इसी तरीके से डील करना शुरू किया और ये कहा कि चाइना से भी उसी तरीके से संबंध रखे जाएंगे जैसे कि इंडिया से संबंध रखे जाएं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि जब ये बैलेंस बिटवीन द टू पावर्स हैं तो ये दो धारी तलवार होती है और यहाँ पर हद से ज़्यादा
मैच्योरिटी चाहिए होती है। और अगर आप परिपक्व नहीं हैं, अगर आप मैच्योर नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप दो देशों के बीच में, दो बड़ी शक्तियों के बीच में बैटल ग्राउंड से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। दो बड़ी शक्तियों के बीच में बैटल ग्राउंड से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते, वो भी तब जब आपके यहां इमैच्योर डेमोक्रेसी हो, इमैच्योर डेमोक्रेसी हो, यानी आपके यहां जो है अपरिपक्व लोकतंत्र हो। अपरिपक्व लोकतंत्र का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता, इतनी योग्यता नहीं होती कि दोनों के बीच में देश को ऊपर रख के बैलेंस कर पाए, या फिर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो किसी दूसरे देश के हाथ का खिलौना ना बने। यहां नेपाल के साथ आज के दिन ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो दो देशों के बीच का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, या मे बी पॉसिबल उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक देश को दुश्मन बना रहा है और दूसरे देश के हाथों में खेल रहा है। एक देश को दुश्मन बना रहा है और दूसरे देश के हाथों में खेल रहा है। सिचुएशन यहीं से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोचकर देखिए, ये ऐसे देश के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें कोई वीजा नहीं दिखाना पड़ता। हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, या ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसका और हमारा आपस में एक दूसरे का हर तरीके का संबंध है। इसका और हमारा नेपाल का और भारत का ज्योग्राफिकल इतना जबरदस्त संबंध है कि नेपाल का भारत के बगैर काम नहीं चलना और भारत का नेपाल के बगैर काम नहीं चलना। अगर नेपाल को दुनिया के बाकी हिस्सों से कोई संबंध बनाना है तो उसे भारत से होकर जाना ही पड़ेगा। चीन से होकर जाने में उसे कम से कम 6 गुना ज्यादा टाइम और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। 6 गुना, 6 टाइम्स, समझे। दूसरा, भारत को भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे गंगा नदी की अगर आप बात करते हैं इस तरीके से, तो गंगा नदी जो है, इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उन सभी सहायक नदियों का पानी नेपाल से आता है और भारत पानी के बड़े हिस्से के लिए, गंगा जी के या गंगा नदी के बड़े हिस्से के लिए कहीं ना कहीं नेपाल पर डिपेंडेंट है। यानी दोनों के बीच का रिलेशन इतना ज़्यादा गहरा है कि दोनों चाहकर भी एक दूसरे को किसी भी कारण इग्नोर, किसी भी रीजन से या किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, एक दूसरे को दूर नहीं हटा सकते। लेकिन मामला खराब हुआ पिछले कुछ सालों से, और क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इमेच्योर है। मामला खराब हुआ, लेकिन उस मामले के अंदर और ज्यादा खराबी पिछले 2 महीने से आई, और वो उस टाइम पर आई जब इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं और दोनों के दोनों बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। कभी भी हालात इस तरीके के हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से भिड़ जाएं, दोनों देश इतनी बुरी तरीके से भिड़ जाएं कि दोनों के दोनों देश खत्म हो जाएं। इंडिया और चाइना जब इतनी बुरी सिचुएशन में खड़े हुए हैं तो नेपाल जैसे देश से क्या उम्मीद की जाएगी? सबसे पहले उम्मीद की जाएगी कि आपका इतिहास किसी के साथ ज्यादा है, किसके साथ ऐतिहासिक दोस्ती ज्यादा है, किसके साथ लगाव ज्यादा है, किसके साथ ज्योग्राफी मैच करती है, किसके साथ इकोनॉमी मैच करती है, किसके साथ पॉपुलेशन मैच करती है, किसके साथ रिलीजन मैच करता है, किसके साथ एथनिसिटी मैच करती है, कहां के लोगों के साथ आपका आना जाना ज्यादा है। और दूसरा जो देश है उसका खुद का बिहेवियर दुनिया के बाकी देशों के साथ कैसा है, ये मैच करना चाहिए। लेकिन नेपाल इस समय पर कर क्या रहा है? नेपाल इस समय पर या तो आप ऐसे में देखो कि कौन तुम्हारे करीब है, उसका साथ दो,
उसकी हेल्प करो, लेकिन हो सकता है आप किसी का साथ ना देना चाहें तो कम से कम दूसरे वाले को नाराज मत करो। बैलेंसिंग ऑफ पावर का सबसे बड़ा प्ले ये है कि आप दो बड़ी शक्तियों के हाथ की कठपुतली ना बन जाओ, दोनों के बीच में पिस ना जाओ। ऐसे में आपके पास सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टे अवे फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पावर्स, इन दोनों शक्तियों के साथ अलग रहो। नेपाल अगर इस चीज को समझने की ये जो कम्युनिस्ट सरकार है, अगर ये इस चीज को नहीं समझ पा रही तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता कि नेपाल सरकार को अगर चाइना के साथ जाना है और ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें करनी है, ऐसी सिचुएशन में ऐसी ऐसी हरकतें करनी है कि आपको ये देश जो है इंडिया वाले दुश्मन समझने लग जाएं, तो इसका मतलब ये है कि कल को आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, छोड़ने वाले आपको भी नहीं है। सोचकर देखिए, जब आपके साथ जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर इंडिया और चाइना खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो क्या किया, बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, बॉर्डर कहो या टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। और वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट को अगर आप देखेंगे तो वो इस तरीके का डिस्प्यूट है, जिसके अंदर 2008 से आपको बताया मामला चल रहा है। मार्च में आपकी उसके साथ मीटिंग होने जा रही है। मार्च में ड्यू टू कोविड-19 वायरस की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हुई। उसके बाद आपने बात करने तक को सही नहीं समझा कि दूसरे देश के बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर एक मीटिंग कैंसिल होती है और तुम दूसरे देश की कठपुतली बनकर, दूसरे देश की हाथों की कठपुतली बनकर, और वो कठपुतली को नचा कौन रहे आगे मैं वो भी बताऊंगा, उस देश की कठपुतली बनकर आप लोग बिना कोई बातचीत किए, बिना कोई डायलॉग किए, बिना किसी चीज के किए, हमारी भारत सरकार बार बार कह रही है हम आपसे बात करेंगे, वी आर गोइंग टू हैव अ डायलॉग विद यू, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कोई डायलॉग नहीं कर रहे, सीधा डिपेंड किया, सीधा डिक्लेयर किया कि ये इलाका हमारा है, ये हमने मैप बना दिया, और मैप बनाने के बाद ये हमने संविधान सभा के अंदर पास कर दिया। अब बताओ इंडिया क्या करेगा, व्हाट ऑप्शंस यू हैव लेफ्ट टू इंडिया, आपने इंडिया की तरफ क्या ऑप्शन छोड़े एक्सेप्ट कि वो तुम्हारी इस बात को ना माने, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, क्योंकि आपकी इमेच्योर गवर्नमेंट, क्योंकि इस देश की इमेच्योर गवर्नमेंट जो है वो दूसरे देश के हाथ में खेल रही है। मैं आपको ये बताता हूं क्या कारण है वो समझिएगा। दूसरा, बॉर्डर और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जानबूझकर डेवलप किया गया, जानबूझकर इस तरीके से क्रिएट किया गया कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। दूसरा, सीतामढ़ी इंसिडेंट क्या हुआ कि भाई यहां पर इंडिया के एक बंदे को गोली मार दी गई, जिस मामले को बहुत ही सिंपल तरीके से बातचीत से, अथॉरिटीज से बातचीत से सुलझाया जा सकता था। 15 राउंड फायर किए गए, उनमें एक भारतीय की जान चली गई, शायद 2 घायल हुए, और हालात ये हुए कि ना चाहते हुए भी इंडिया की पॉपुलेशन ग्राउंड लेवल पर गुस्से में आए, जानबूझकर भड़काया गया ताकि ग्राउंड लेवल पर इंडिया की पॉपुलेशन गुस्से में आए और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो कि एक्ट समथिंग। यहां आपकी सरकार ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, साइलेंस, सिचुएशंस पता थी, क्योंकि अभी मामला क्या है आगे समझिए। तीसरा इंसिडेंट क्या है, तीसरा इंसिडेंट ये है बॉर्डर पोस्ट बढ़ाओ। आज तक तो आप लोगों ने 70 साल में बॉर्डर पोस्ट बढ़ाई नहीं है, एकदम से बॉर्डर पोस्ट बनाओ, बॉर्डर के ऊपर हेलीपैड लगाओ, हेलीपैड बनाओ। आज तक तो बनाया नहीं था, अब बनाएंगे, क्योंकि इंडिया लड़ रहा है ना, क्योंकि इंडिया लड़ने जा रहा है तो आप हेलीपैड बनाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस को, आर्म्ड पर्सनल्स को अपने बॉर्डर पर तैनात करो। किसी भी देश का यह राइट है, किसी भी देश का ये राइट है कि वो बॉर्डर पे आर्म्ड पर्सनल्स तैनात करे, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिसके आपसे ऐतिहासिक संबंध हो, तब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बॉर्डर पोस्ट के ऊपर आप आर्म्ड पर्सनल खड़ा कर रहे हैं, वो भी तब जब आपका वो दोस्त या इंडिया दूसरे देश के साथ डू और डाई वाली सिचुएशन के अंदर खड़ा हुआ है, और उसके थोड़े दिन पहले 20 बंदे मारे गए हैं, 20 सैनिक मारे गए हैं, और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में आप क्या रंग दिखा रही हैं? एक आदमी के जीवन के अंदर भी देख लीजिए, जब वो ऐसे सिचुएशन में खड़ा हो और कोई दूसरा इस तरीके की हरकतें करे, क्या दिमाग में बात आएगी? आप क्या हरकतें कर रहे हैं? नेपाल सरकार ऐसा क्यों कर रही है वो मैं भी बताऊंगा। उसके बाद हेलीपैड बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके यहां 15 जून को
आपके यहां 15 जून को ये इंसिडेंट होता है कि 15 जून वाले दिन क्या होता, 15 जून को इंसिडेंट होता है कि आपके 20 सैनिक मारे जाते हैं और 16 जून को यानी वेरी नेक्स्ट डे, सॉरी 3 दिन बाद, 3 डेज लेटर आपकी संसद जो है वो डिस्प्यूटेड मैप पास कर देती है, डिस्प्यूटेड मैप जो है वो पास कर देती है और कहती है हम इसको मानेंगे। ऑप्शन तुम इंडिया गवर्नमेंट के पास तो छोड़ा नहीं तुमने, बातचीत का तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जब संसद ही पास करके कह रही है ये हमारा है। संसद में पास होने का मतलब ये है अब उस मामले पर कोई बातचीत का ऑप्शन नहीं है, सामने वाली सरकार उसमें नेगोशिएट नहीं कर सकती, सिर्फ एक काम करेगी कि नहीं मानते। ऑप्शन ही नहीं है ना, तुमने तो छोड़ा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उसके बाद 3 दिन बाद, चौथे दिन यानी वेरी नेक्स्ट डे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वीडियो वर्कशॉप होती है। इस वीडियो वर्कशॉप का मतलब क्या है? वीडियो वर्कशॉप का मतलब है पार्टी टू पार्टी वीडियो वर्कशॉप का मतलब समझते हैं आप? पार्टी टू पार्टी वीडियो वर्कशॉप का मतलब है सेम मेंटल लेवल की पार्टीज उन देशों पर रूल कर रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी की सिस्टर पार्टी है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की सजेशंस को, पॉलिसीज की सजेशंस को फॉलो करेगी। ग्राउंड लेवल छोड़िए, रूट लेवल तक एक दूसरे को हम फॉलो करेंगे। आप ऐसे टाइम पर जब इंडिया क्लियर वर्ड्स में लड़ने लगा हुआ है, आपकी पार्टी टू पार्टी मीटिंग हो रही है, क्या सोचेगा कोई पड़ोसी देश, क्या सोचेगा ऐसे समय में? और उसके बाद अगर पड़ोसी देश के संयम की सीमा होगी या नहीं होगी? देयर मस्ट बी अ पेशेंस, मतलब देयर मस्ट बी अ लेवल ऑफ पेशेंस और नॉट? नहीं है यहां पर, क्योंकि ये नेपाल सरकार जो है वो किसी तीसरी पावर के हाथों में खेल रही है, इसीलिए ये हरकतें की जा रही हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद छठा पॉइंट क्या? छठा पॉइंट ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर भारत की लड़कियां जो नेपाल के अंदर ब्याही जाती हैं उनको 7 साल तक नागरिकता नहीं मिलेगी। काम खत्म। इंडिया के ऊपर आरोप लगाया, इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, खत्म कर दिया गया है। वहां नेपाल की लड़की की, अगर इंडिया की लड़की की शादी नेपाल में होती है तो वहां पर 7 साल तक उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये असलियत में मधेसी जो माइनॉरिटीज हैं, मधेसी माइनॉरिटीज ऑफ नेपाल, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में माने जाते हैं, इंडिया के सपोर्टर्स माने जाते हैं, वही लोग हैं जिनका इंडिया के साथ रोटी और बेटी का ज्यादा संबंध है, उनके आपने नागरिकता के अधिकार तक को छीन लिया। ये गलत बात थी। यहां आकर और रही सही कसर, आपने सबसे ज्यादा चौंकाया तब जब मोतीहारी के अंदर एक नदी का तटबंध बनाते हुए, एक लोकल नदी का तटबंध बनाते हुए बिहार की जो कैनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको आप लोगों ने रोक दिया, जबकि वो अपने एरिया में काम कर रहे थे, अपने इलाके में सड़क बना रहे थे, वहां जाके तुमने उसको रोक दिया और ये कहा कि ये आप इंडिया नेपाल के बॉर्डर में नहीं बना सकते, दफा हो जाओ। आप कितना टेस्ट लेंगे? ये सरकार कितना टेस्ट लेगी इंडिया के पेशेंस का? ये सरकार इंडिया के पेशेंस का कितना टेस्ट लेगी? आप खुद सोच कर देखिए। अब जब ये सिचुएशन है तो सवाल सिचुएशंस का नहीं है, दो देशों के बीच में ऐसे रिलेशंस अक्सर होते रहते हैं, ऐसी भिड़ंत या ऐसी बातचीत होती रहती है, जितने भी अच्छे संबंध क्यों ना हुए, लेकिन वहां पर सबके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है और वो है डायलॉग। और वो है डायलॉग कि भाई वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो डायलॉग यानी कि बातचीत से हल की जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, आपने डायलॉग के रास्ते बंद कर दिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग का है कि आप लोगों ने इन सब मामलों के लिए कौन सा समय चुना,
कौन सी टाइमिंग चुनी, कौन सा समय चुना, कौन सी टाइमिंग चुनी जिसके अकॉर्डिंग इन पर डील किया जाए? आंसर है आपने वो समय चुना जब एक देश डू और डाई वाली सिचुएशन में है और अपने समय के सबसे क्रिटिकल फेज में से गुजर रहा है, अपने देश के सबसे खतरनाक समय से गुजर रहा है, उसके देश के अंदर कोविड-19 फैला है, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक उसके बॉर्डर पर चढ़ आया है। दोस्त से उम्मीद साथ की जाती है, अगर साथ ना दे सको तो कम से कम परेशान मत करो, ये उम्मीद हमेशा की जाती है। उम्मीद साथ की जाती है, लेकिन अगर साथ ना दे सको तो कम से कम परेशान मत करो। उसको ऐसा मत दिखाओ कि तुम लड़ने जा रहे हो, तुम भी उसके लिए खतरा हो, ऐसा मत दिखाओ। लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी समस्या क्रिएट की जा रही है, सर में दर्द किया जा रहा है। कारण क्या है? अब हमने पढ़ना है इस सब का रीजन क्या है, कारण। रीजन का एक बड़ा कारण देखा जाए तो वो है इमेच्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट, therefore it became puppet of other government। समझे? therefore it became puppet, पपेट का मतलब कठपुतली, ऑफ अदर गवर्नमेंट्स। आप दूसरी गवर्नमेंट का या दूसरे देश की सरकार का पपेट बन चुके हैं, आप दूसरे देश की सरकार की कठपुतली बन चुके हैं। क्यों? नेपाल के अंदर इस समय पर सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की, और दोस्तों मज़े की बात यह है, ये कम्युनिस्ट पार्टी पहले काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टियों में बटी हुई थी, लेकिन लगभग 2017 के अंदर चाइना की गाइडेंस के अंदर ये सारी कम्युनिस्ट पार्टी एक हुई और इसमें बनाया गया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और क्योंकि सारी छोटी छोटी कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं, सारी की सारी छोटी छोटी कम्युनिस्ट पार्टी मिल गई, तो अब वो एक बड़ी पार्टी बन गए, और इसी बड़ी पार्टी के चलते, वही बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के चलते ये सारी की सारी पार्टियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में यहाँ क्योंकि इन पार्टियों के गठन में, बनाने में चाइना का बड़ा रोल था, तो इसलिए ये सारी की सारी इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना के अंदर आ गई। और यहाँ एक चीज़ और समझ लेंगे कि ये जो कम्युनिस्ट ब्रीड है, ये पूरी दुनिया के साइकिक लोगों में से एक होते हैं। ये अपने देश को भले ही साथ ना दें, लेकिन दूसरा अगर कम्युनिस्ट है तो वो उसको भाई भाई मानेंगे। यहाँ पर यही कारण है कि 15 जून को जब आप लोगों के हमारे 15 भाई शहीद हुए, 20 भाई शहीद हुए 15 जून को, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसकी खंडन करने से भी मना कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका खंडन करने से भी मना कर दिया। सोच कर देखिए, इसका खंडन करने से भी मना कर दिया। तो कैसे उम्मीद करें कि एक कम्युनिस्ट जो है अपने देश का होगा? वो देश वेश को नहीं मानते, वो ये मानते हैं एक अमीर है एक गरीब है। जो अमीर है वो इतना अमीर है कि कुछ कहने की हद नहीं, इसे सत्ता हमारे हाथ में हो दो, हम बांटेंगे सबको, और फिर ये खुद कब्जा करके बैठ जाते हैं, जैसे चाइना में हुआ। सबसे जानवर किस्म के लोग ये कम्युनिस्ट होते हैं,
सबसे साइकिक तरीके के लोग ये कम्युनिस्ट होते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा नरसंहार किसने किया है? एक कम्युनिस्ट ने, स्टालिन। दुनिया का हिटलर उसके सामने कुछ भी नहीं था। हिटलर मुसोलिनी की क्या औकात थी जो उसने मारे थे 56 लाख बंदे, तातार मुस्लिम से सूबड़ा साफ कर दिया दुनिया में से उनका। 56 लाख लोगों को मारा एक कम्युनिस्ट ने। लेकिन ये जबान के बड़े मीठे होते हैं, जबान के मीठे होते हैं और बड़ी सफाई से अपनी कमियों को साइड में करके दूसरे के लिए क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छा होता है। एक कम्युनिस्ट को सरकार में रहते, कम्युनिस्ट को तब मत आंकिए जब वो विपक्ष में बैठा हुआ है, कम्युनिस्ट को तब आंको जब वो सरकार में होता है। कम्युनिस्ट जब सरकार में होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक लोग ये होते हैं। बंगाल के अंदर कांग्रेस का काडर खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया काडर, मार मार के। केरल चले जाइए, ये कम्युनिस्ट जो ब्रीड है ये इतनी खतरनाक है, कम्युनिस्ट ब्रीड पूरे के पूरे केरल के अंदर तूफान मचा के रखे हुए है। दुश्मनी जबरदस्त लेवल पर निभाते हैं ये लोग। चाइना के अंदर आप देख लीजिए, सिंगल पार्टी रूल है, जो इनके वुहान वायरस की हवा तक नहीं निकलने दी। बीजिंग के अंदर सेकेंड वेव आई हुई है, किसी को खबर तक नहीं है, समझे। और एक्सपेंशनिस्ट ऐसे होते हैं कि धीरे 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 पड़ोसी को निगलते जाएंगे, पॉलिसी जबरदस्त बनाएंगे, बोलने किसी को नहीं देंगे, और खुद इतने तगड़े तरीके से कैनिबल्स होते हैं, ये आइडियोलॉजिकल कैनिबल्स होते हैं कि जब ये सत्ता के होड़ में आएंगे तो एक दूसरे को मारते हुए भी देर नहीं लगाते। शी जिनपिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। शी जिनपिंग 2013 में आया, 2013 से लेकर 16 तक अपने कॉम्पिटिटर जितने भी कम्युनिस्ट थे सबको उड़ा दिया, सबको खत्म, फांसी। ये खतरनाक ब्रीड होती है कम्युनिस्टों की। लेकिन भाई भाई हैं दुनिया के सारे, और यही रीजन है चाइना जब तक नेपाल को तब तक कुछ नहीं कहेगा और अपनी कमी दिखाएगा भी नहीं। कम्युनिस्टों को अपने भाई की कमी नहीं दिखती, कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट की कमी तब तक नहीं दिखेगी जब तक वो आपस में ना लड़े। अब यहां सोचने वाली बात यह है, सोचिए कि ये कम्युनिस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि इंडिया के अंदर 20 बंदे मारे गए तो इंडिया के कम्युनिस्टों ने भी इनकी सपोर्ट नहीं करी। यहां से मामला खराब होता है। इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना के अंदर आ चुके हैं। नतीजा क्या, वो जो मिस्टर ओली हैं, केपी शर्मा ओली, मिस्टर ओली कम्युनिस्ट हैं, और मिस्टर ओली के ऊपर इस समय पर दुनिया के अलग अलग देशों से जो लगातार रेमिटेंसेस आ रहे हैं, जो अलग अलग देशों से जो भी मदद आ रही है, ओली सरकार के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। सबसे ज्यादा करप्शन चार्जेस ओली सरकार के ऊपर इसी चीज के हैं। और कोविड-19 का अटैक जो है, कोविड-19 का जो अटैक है, इसको अगर देखा जाए तो कोविड-19 का अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक, अच्छी सरकारों की कमर तोड़ दी है इस कोविड-19 ने। कोविड-19 ने अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी सरकारों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये देखिए, नेपाल जो पहले ही बुरे हालात से गुजर रहा है, वहाँ पर 9,000 के करीब लोग जो हैं वो पेशेंट हो चुके हैं, और 25,000 के करीब जो लोग हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें लाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। आए दिन सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आक्रोश हो रहा है, तूफान मचा हुआ है। कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है वो वहां पर पीक पर है कि लगातार कास्ट बेस्ड वायलेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ओली गवर्नमेंट वॉज लूजिंग ग्राउंड। ओली गवर्नमेंट जो थी वो अपना ग्राउंड लूज कर रही थी। ओली गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ऐसे में एंट्री होती है एक चाइनीज प्लेयर की, ऐसे में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, और वो है चाइना। डोमेस्टिक पॉलिसी में हालात खराब हैं, ऐसे में चाइना गॉट द अपॉर्चुनिटी।
गॉट द अपॉर्चुनिटी। हालांकि चाइना ने बहुत ताकतवर तरीके से पहले ही अपना बेस बना लिया था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनाकर, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हो यांगेई का। इसके बारे में अगर आप जानेंगे, एक लेडी मॉडल ज़्यादा दिखती हैं लेकिन गजब की प्रतिभा इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। ये एम्बेसडर ऑफ चाइना इन नेपाल हैं, एम्बेसडर ऑफ चाइना इन नेपाल हैं, चाइना इन नेपाल हैं। और इंडिया के अगेंस्ट जो भी इस टाइम पर रिफ्ट क्रिएट हो रखी है, इंडिया के अगेंस्ट जो भी रिफ्ट क्रिएट हो रखी है, आर्किटेक्ट, और इसीलिए कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ नेपाल्स डिस्प्यूट विद चाइना, विद इंडिया, नेपाल्स डिस्प्यूट विद इंडिया, नेपाल्स डिस्प्यूट विद इंडिया। इंडिया के साथ जो भी डिस्प्यूट था नेपाल का, उसकी आर्किटेक्ट ये हो यांगेई ही है। पहले ये पाकिस्तान में थी, तो सी पैक के मामले में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हो यांगेई के ही किए हुए थे। अब इसे नेपाल के अंदर जानबूझकर अपॉइंट किया गया, और यही वो लेडी है, यही वो एम्बेसडर है जिसने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, सारे के सारे कम्युनिस्टों को इकट्ठा करके। गजब लेवल पर इसने, मतलब बहुत ही एक्टिवली इंडिया के अगेंस्ट यहां पर काम कर रही है, और इसके अगेंस्ट इंडिया की जो पॉलिसी है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। इसने क्या किया, यहीं पर ये जो आर्किटेक्ट डिस्प्यूट का जैसे ही पता लगा, यहां आपको पता लगेगा एक फॉरेन ऑफिस के अंदर काम करने वाला जो बंदा होता है किसी भी देश के खिलाफ, मतलब किसी भी देश का जो फॉरेन ऑफिसर होता है, फॉरेन काम करने वाला बंदा होता है, वो कितना ज़्यादा किसी भी देश को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो किसी भी देश को कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, यहाँ आपको दिखाई देगा। जैसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशंस खराब होनी शुरू हुई, जैसे ही खराब होनी शुरू हुई, नेपाल के अंदर डोमेस्टिक कंपल्शन या डोमेस्टिक पॉलिसी खराब होनी शुरू हुई और इन्हें सरकार बचाए रखनी थी। नतीजा ये हुआ, ओली सरकार को एक रामबाण दे दिया, मिस्टर ओली को रामबाण दे दिया इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए कि सबसे पहले इस लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपू लेक को अपने मैप में मिलाओ, यानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट करो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट करो। इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब ये होगा कि जो एंटी चाइना, जो एंटी गवर्नमेंट जो मूड है पीपल का, उसे चेंज कर दो एंटी इंडिया मूड में। समझे? नतीजा क्या होगा, एंटी इंडिया मूड में आप उसे चेंज कर दो। जैसे ही एंटी इंडिया मूड के अंदर आप इसे चेंज करेंगे, जैसे ही आप इसे एंटी इंडिया मूड में चेंज करेंगे, जैसे ही आप इसे एंटी इंडिया मूड में, एंटी इंडिया मूड में चेंज करेंगे, इस एंटी इंडिया की खास बात ये थी, इस एंटी इंडिया की खास बात यह है कि अब इसने जो एंटी गवर्नमेंट मूड था प्रोटेस्ट से, वो सारे के सारे नेशनलिज्म के पास आ गए, नेशनलिज्म के अंदर आ गए कि, और यहां पर नेशनलिज्म का एक कंपटीशन क्रिएट हो गया और यहां पर इंडिया को एक दुश्मन बना दिया गया। इंडिया को एक थ्रेट किया गया कि आपके नेपाली इलाके पर कब्जा किया गया। सोचकर देखिए, 2008 से यह मामला है, शुरू से है।
ये कब्जा इंडिया का है, इंडियन फोर्सेस हैं, सारा सब कुछ इंडिया का है, लेकिन 335 किलोमीटर स्क्वायर का जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर कलेश जानबूझकर डाला ताकि जो एंटी गवर्नमेंट मूड है एकदम से एंटी इंडिया मूड में कन्वर्ट हो, शोर मचा दो कि इंडिया ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया, और इंडिया ने हमारे ऊपर कब्जा किया तो नेशनलिज्म हवा में आ जाएगा। और जैसे ही नेशनलिज्म हवा में आएगा, कंपटीशन क्रिएट होगा, और उस कंपटीशन का असर यह होगा कि इसके अंदर कौन एंटी इंडिया ज्यादा जोर से बोलता है, कौन एंटी इंडिया होगा और कितनी ज्यादा जोर से बोलेगा। एंटी इंडिया स्लोगन लगेंगे और उस एंटी इंडिया स्लोगन में कौन कितनी जोर से एंटी इंडिया स्लोगन लगाएगा, वो उतना ज्यादा नेशनलिस्ट होगा। अब उस एंटी इंडिया मूड को हवा देते रहना जरूरी था, और मिस्टर ओली को पोज करना जरूरी है कि देखो मैं अभी भी डरा नहीं तो अगला स्टेप क्या, डरा नहीं तो पहला स्टेप तो लिम्पियादुरा, दूसरा स्टेप क्या, सीतामढ़ी के ऊपर, सीतामढ़ी में एक बंदे के ऊपर फायरिंग के अंदर लोगों को जोश आएगा कि वाह हमारा प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है कि इसने भारत के ऊपर गोलियां चलवा दी। तीसरा, बॉर्डर पोस्ट मजबूत किए, अब वो क्लेम करेगा कि मैंने अपने बॉर्डर मजबूत किए, इंडिया हमारे ऊपर कब्जा कर रहा था, मैंने बॉर्डर पोस्ट मजबूत किए, हेलीपैड बनवाए। उसके बाद चौथा पार्ट के पहले इंडिया के दबाव में हो सकता है मधेसी, क्योंकि मधेसी वर्सेस पहाड़ी वहां नॉर्मल चलता है। ऐसे में मधेसियों के अगेंस्ट करने का मतलब यह कि 60% पॉपुलेशन को अपने फेवर में ले आना। ऐसे जानबूझकर स्टेप उठाए गए जिससे कहीं ना कहीं वो जो मूड है वो एंटी इंडिया मूड कहीं ना कहीं उसके फेवर में जाए, वो अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा नेशनलिस्ट प्रूव करे, वो अपने आप को सबसे बड़ा नेशनलिस्ट प्रूव करता जाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट अपने आप को प्रूव करेगा तो यहां असलियत में खेल कौन खेल रहा है? क्या केपी शर्मा ओली खेल रहा है? कभी नहीं खेल रहा। वो असलियत में खेल खेला जा रहा है चाइनीज एम्बेसडर के द्वारा, असलियत में खेल खेला जा रहा है चाइना के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ नेपाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर कहीं ना कहीं मैं अपनी मीडिया के अंदर भी सुन रहा हूं, नेपाल ने ऐसे कर दिया, नेपाल ने ऐसे कर दिया, क्या भारत सरकार फेल हो गई है, क्या सिचुएशन है? यहां भारत सरकार की जो पॉलिसी ऑफ पेशेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की जो पॉलिसी ऑफ पेशेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस की पॉलिसी क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेशेंस की पॉलिसी इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे मामले में इंडिया का एक गलत स्टेप पूरे नेपाल में एंटी इंडिया मूड डेवलप कर देगा, पूरे नेपाल को इंडिया के खिलाफ खड़ा कर देगा। चाइना यही चाहता है। अभी सिर्फ वो लोग शोर मचा रहे हैं जो केपी शर्मा ओली की पार्टी के वर्कर हैं, और लोग चुपचाप बैठे इस टाइम पर नोटिस कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही इंडिया कुछ रिएक्शन देगा, मामला वहीं से बिगड़ता चला जाएगा और इंडिया का पूरा ग्राउंड वहां खत्म हो जाएगा और इंडिया के जो कार्ड्स हैं वो बेकार हो जाएंगे। इंडिया के सपोर्ट में बोलने वाले जो लोग हैं वो ही खत्म हो जाएंगे। इंडिया के सपोर्ट में बोलने वाले जो लोग हैं वो ही लगभग अपना बेस खो बैठेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है, इंडिया हार गया है? असलियत में यहां पर कुछ चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट उनको ढंग से उठाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चाइना की अपनी एक आदत है कि वो दूसरे के इलाके पे हमेशा कब्जा करता है, बाय नेचर है, बिहेवियर है उसका। जैसे कुछ टाइम पहले देखोगे तो इसी जो लेडी है जिसका चाइनीज एम्बेसडर है या चाइनीज एम्बेसी है, उसको अगर देखा जाए, हाउ यांगजी, ये जो है
अब नेपाल का काठमांडू पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है, काठमांडू पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है। सोचकर देखिए चाइना का दबदबा क्या है, और कोई भी सॉवरन नेशन इतनी जल्दी हार नहीं मानता। भले ही सरकार गड़बड़ कर रही है, लेकिन ये थोड़ा ना गड़बड़ करेंगे। अभी समझिए, काठमांडू पोस्ट ने वुहान वायरस को लेके कुछ पिक्चर्स अपलोड करी और ये कहा कि वुहान वायरस से बुरा हाल है, वुहान मतलब वायरस से बुरा हाल है वुहान का। चाइनीज एम्बेसी ने खुली धमकी दी काठमांडू पोस्ट को कि हम सारे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, आज के बाद कर नहीं दोगे। कोई भी सॉवरन नेशन, यहां पेशेंस काम आ रहा है इंडिया का, क्योंकि कोई भी सॉवरन नेशन इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी सॉवरन नेशन, कोई भी संप्रभु राष्ट्र ने किसी भी बात, इस तरीके की बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर मान लिया इंडिया भी हो, इंडिया की किसी न्यूज़ चैनल को अमेरिका आके धमका दे। कैसे धमका देगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। नेपाल को धमकाया। दूसरा इंसिडेंट जो नेपाल अभी नहीं समझ रहा, थोड़े दिन बाद समझ में आएगा, वो ये कि चाइना, भाई जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है। चाइनीज मीडिया ने, भाई चाइनीज मीडिया जो कि स्टेट ऑन मीडिया है, स्टेट ओन मीडिया है, इसने माउंट एवरेस्ट को चाइनीज टेरिटरी बताया और चाइनीज प्रॉपर्टी बताया। अब जैसे ही माउंट एवरेस्ट को चाइनीज टेरिटरी बताया, और मजे की बात ये, उसे माउंट एवरेस्ट नाम भी नहीं दिया, उसको नाम दिया चेमायांगडोंग समथिंग, कुछ इस तरीके का एक जानबूझकर नाम दिया गया। नाम दिया गया कोमोलांगमा। माउंट एवरेस्ट को कहा गया QUOMOLANGMA, कोमोलांगमा नाम दिया गया, माउंट कोमोलांगमा। अब सोचकर देखिए, एवरेस्ट का नाम ही खत्म, कोमोलांगमा। नेपाल सरकार ने आवाज तक नहीं उठाई। चाइनीज मीडिया इंडिविजुअल नहीं है, चाइनीज मीडिया फ्री नहीं है। चाइनीज मीडिया इज द माउथ पीस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट एज वेल एज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टू स्प्रेड द प्रोपेगेंडा ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, टू स्प्रेड इट्स प्रोपेगेंडा। ये फ्री नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप क्या? चाइनीज मीडिया क्लेम करेगा। अब देखा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, फिर छोटे मोटे ऑफिसर क्लेम करेंगे, फिर पता लगा कोई कुछ नहीं बोला, फिर उसके बाद बड़ा पूरी की पूरी गवर्नमेंट कहेगी अब ये माउंट एवरेस्ट हमारा है, बताओ क्या करोगे। नेपाल इस चीज को नहीं समझ रहा। फर्स्ट स्टेप चाइना ने चल दी है, नेपाल इस चीज को नहीं समझ रहा। चाइना की आदत है धोखा देना, फितरत है धोखा देना। नेपाल का नंबर तो बहुत बाद में आता है, पहले भारत को देख लो। 1962 में हमारे पीठ में छुरा घोंपा था। हमारी और नेपाल की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नेपाल सरकार जो इस टाइम चाइना की गोद में खेल रही है, वो नेपाल को बेच देगी। नेपाल के लोगों को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेपाल के अंदर कोई भी समझदार लोग नहीं बैठे, या हर कोई भारत के साथ अपने जो क्या नाम है रिलेशंस है वो खराब करना चाहता है, कभी भी नहीं। अभी इसी का एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई देगा। इसका मेन एग्जाम्पल दिखाई दिया जब लगभग 20 जनवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने, 20 जनवरी को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक वीडियो वर्कशॉप हुई। मजे की बात यह है, इस वीडियो वर्कशॉप के अंदर इस नेपाल नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़े आमने सामने आ गए। दो धड़े आमने सामने आ गए। अच्छा, यहां एक चीज और कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है, बहुत सारी पार्टियां मिल तो गई लेकिन यहां इनकी आपस में बनती नहीं है। और ये जो लेडी है हाओ यांगी जो भी है, हाओ यांगी
इसने सबको मिलाकर सोचकर देखिए, यहां पर नेपाल की जनता का पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नेपाल के लोगों की क्या बुद्धि भ्रष्ट है कि दूसरे देश का एक, सॉरी इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, लेकिन नेपाल की जनता को देखना तो चाहिए कि यार एक देश का एम्बेसडर आपकी सरकारों के बीच में सुलह करवा रहा है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पपेट्री है, ये कठपुतली का नाच है जो तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सोचकर देखिए, क्या मतलब आपकी सरकार आपके द्वारा चुनी गई है या चाइना वाले चलाएंगे? विरोध करो उसका। चाइना का एक एम्बेसडर तुम्हारी सरकार के बीच में सुलह करवा के ये कह रही है चुप बैठो, काम करने दो, और ये हाल है तो कैसे ये देश आगे बढ़ पाएगा? सोचने वाली बात है कि कोई दूसरे देश का आके वहां पर तुम्हारे यहां सुलह करवा रहा है और तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्लासेस अटेंड कर रही है कि हाउ टू रूल। व्हाट द हेल इज दिस? हाउ टू रूल? अरे देश मेरा है तो मैं चलाऊंगा ना, मैं आम आदमी हूं भाई, मेरी सरकार चलाएगी। मेरी सरकार अमेरिका से पूछ के आएगी क्या या रशिया से पूछ के आएगी? इमेच्योर डेमोक्रेसी का यह सबसे बड़ा सिंबल होता है। हाथ की कठपुतली बनना, किसी देश के दूसरे देश की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहां के लोग बन रहे हैं, वहां की सरकार बन रही है और लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है, या वो समझना चाहते नहीं है। अंधे मत हो यार। तुम्हारा चाइना का रिकॉर्ड रहा है डेट ट्रैप में फंसाना, और आप वहां की एम्बेसडर पूरे का पूरा खुलकर अपोज कर रही है। ये क्या तरीका है? और आप झेल रहे हैं उसको। यहां नेपाल बर्बादी की कगार पर है। अगर यही हुआ तो चाइना खा जाएगा नेपाल को। इंडिया तो ठीक है, चुपचाप बैठ जाएगा पीछे, क्या करेगा ये बताओ? जब इंडिया से मतलब ही क्या है भाई? आपका हमारा रोटी बेटी का संबंध है, ठीक है, बाढ़ लगा देंगे यहां पर। भाई इंडियन गवर्नमेंट का लास्ट ऑप्शन क्या होगा? जब चाइना के कंट्रोल में गवर्नमेंट हो रही होगी, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये बाढ़ खींच दिए, लो, और क्या करें बताओ? तुम्हारे को पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, खुला जो बॉर्डर है वो नहीं होगा, पूछ के जाओगे हमारा देश हम नहीं घुसने देंगे अगर तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो और हमारी सबसे बड़ी सिचुएशन के अंदर तुम मजे लेने की सोच रहे हो और ऐसी सरकार को नहीं रोक रहे। क्या ऑप्शन होगा ये बताइए? यहां पर वीडियो वर्कशॉप के अंदर क्या सिखाया गया वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या मतलब है इस वीडियो वर्कशॉप का? वो भी ऐसे टाइम पर जब आपका पड़ोसी डू और डाई वाली सिचुएशन में है, इंडिया डू और डाई वाली सिचुएशन में है, वहां पर ऐसा काम किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो वर्कशॉप के अंदर बहुत से ऐसे नेता उभर कर आए हैं, बहुत से ऐसे नेता उभर कर आए हैं जिन्होंने इस मीटिंग का अपोज किया है, समझदारी दिखाई है। इसमें एक है माधव कुमार नेपाल, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस टाइम पर साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर माधव कुमार नेपाल ने साफ स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि भाई चीन की तरफ ज्यादा झुकाव मत करो, वो तुम्हारे लिए समस्या क्रिएट करेगा। और यहां यह पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऊपर वाला इन्हें सद्बुद्धि दे, दो बड़े देशों की लड़ाई के अंदर मोहरा ना बनने दे, इन्हें सद्बुद्धि दे कि ये मोहरा ना बने। भारत के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नेपाल की इस कम्युनिस्ट सरकार ने छोड़े नहीं हैं। इस कम्युनिस्ट सरकार ने बहुत सारे विचार छोड़े नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को क्या पढ़ाया, ये इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों है? दो पार्टियों की मीटिंग कॉन्फिडेंस में हुई क्यों? इतनी गोपनीयता का मतलब क्या है? इसे तो बताइए जरा, क्या फायदा इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी का? उसके बारे में थोड़ा सजेशन दीजिए, थोड़ा बताइए।
क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी यही होगी कि वो सिखा रहे होंगे कि लोगों को दबाया कैसे जाए, दमन कैसे किया जाए। जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर दमन करती है, पहले अपने विरोधियों का दमन कैसे करो और फिर उसके बाद लोगों को कैसे दबाओ। इसका एक एग्जाम्पल और है, फॉरेन मीडिया एक्ट आपकी सरकार ने बनाया है। फॉरेन मीडिया एक्ट नेपाल की सरकार ने बनाया। उसमें कहा गया कि जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं वो नेपाल के अंदर विदाउट एडवर्टीजमेंट काम करेंगे, विदाउट एडवर्टीजमेंट काम करेंगी, यानी बिना किसी एडवर्टीजमेंट के काम करेंगी, यानी पैसा नहीं कमा सकती। देखो, प्राइवेट मीडिया हाउसेस पैसा कमाते हैं लेकिन लोगों के लिए काम किया जाता है और लोगों को ये सब चीजें ज्यादा, मतलब इंडियन मीडिया ज्यादा पसंद आता है। इंडियन फिल्में नेपाल में ज्यादा देखी जाती हैं। अब इंडियन मीडिया पसंद आया, इंडियन फिल्में ज्यादा देखी गई, ऐसे में तुम हमारे यहाँ के चैनल को ही बंद कर दोगे इंडियन मीडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेन मीडिया तो इंडिया का है। इंडियन मीडिया को बंद कर दो, नतीजा क्या होगा? एडवर्टीजमेंट के बगैर अगर ये लोग दिखाना शुरू कर देंगे तो एक एक करके सारे पैकअप करेंगे, इंडिया का नामो निशान खत्म, आपके रोटी बेटी के संबंध खत्म, इंडिया से हर तरीके का संबंध खत्म। भाई इंडिया से संबंध खत्म होगा तभी तो चाइना आगे बढ़ेगा। इंडिया से हर तरीके का संबंध धीरे धीरे खत्म होगा तभी तो चाइना आगे बढ़ेगा, तभी तो इंडिया का वैक्यूम क्रिएट करवा के चाइना का वैक्यूम चाइना की वहां पर डोमिनेंस बढ़ेगी, तभी तो चाइना नेपाल को अपने काबू में ले पाएगा, अपनी उंगलियों पे नचा पाएगा। लेकिन ये अगर नेपाल की जनता नहीं समझती है तो आपका भविष्य 10-15 साल बाद ऐसा ही होगा जैसे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास फिर भी तीसरे बाहर के लोगों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ रिलेशंस रखने का एक जरिया है। नेपाल के पास वो भी नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इंडिया से दुश्मनी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। भाई भाई हैं, भाई भाई बन के रहेंगे। दो भाइयों में भी आपस में तकरार होती है, दो भाइयों के अंदर भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, देवरानी जेठानी के अंदर भी खटपट रहती है, हस्बैंड वाइफ में भी खटपट रहती है। दुनिया का ऐसा कौन सा रिश्ता है जहां खटपट नहीं है? लेकिन उस खटपट को अवसरवादिता में मत बदलो। उस खटपट को दूसरे देश की बुरे समय में घाव पे नमक छिड़कने के तौर पे मत देखो। हालात खराब हैं इंडिया के, इंडिया युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आप ऐसी हरकतें मत करें, ये देश ऐसी हरकतें ना करे। और अगर सरकार की मति भ्रष्ट हो चुकी है, सरकार का दिमाग खराब हो चुका है, तो कम से कम लोग अपना दिमाग लगाएं, लोग अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाएं, लोग ये सोचें और सरकार पर दबाव बनाएं कि इतने पुराने दोस्त को छोड़कर दुश्मन बनाकर क्या मिलेगा। क्योंकि आज इंडिया अगर दुश्मन बनता है, कल को ये सरकार, खासकर जो चीन की सरकार है, ये अपनी एक पपेट सरकार, कठपुतली सरकार वहाँ बिठाएगी। वो सरकार अपने विरोधियों का, प्रोटेस्टर्स का दमन करते हुए देर नहीं लगाती। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हांगकांग के अंदर चाइनीय की सरकार जो बर्बरता दिखा रही है, जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है, अपने लोगों के साथ जैसा व्यवहार कर रही है, डेथ तक को नहीं बताती, रिकॉर्ड तक को नहीं बताती। और ऐसी कॉवर्ड गवर्नमेंट चाइना की जो अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या नहीं बताती, उस सरकार के कठपुतली मत बनिए। उस सरकार की कठपुतली बनके नेपाल को कुछ नहीं मिलेगा, केवल बर्बादी के अलावा। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये कभी नहीं होता कि एक देश की गोद में जाके बैठ जाओ। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है दोनों से संबंध बनाओ और अपना फायदा उठाओ। अभी नेपाल की सरकार जो है वो चाइना की गोद में खेल रही है। भविष्य में इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं अगर नहीं सुधरे तो। अभी के लिए इतना ही। सभी हिंदुस्तानियों को और नेपाल वासियों को अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करें, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने मैंने बता दी है। धन्यवाद।